चलिए, हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपने एडवांस अकाउंट का चैप्टर नंबर 3। क्या है ये? यह है अप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कि भाई जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ठीक है, लेकिन उसका एप्लीकेशन कहाँ है, किनके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, इसको बोलते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, आइए देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्टेटस क्या है। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या स्टेटस होता है। क्या ये सबके ऊपर लागू होता है, किसी खास के ऊपर होता है, जरूरी है बात को मानना, या अपनी मर्जी है, चाहे तो माने चाहे तो ना माने। इसी को बोलते हैं स्टेटस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ध्यान दें, इट इज मैंडेटरी इन नेचर टू ऑल कॉर्पोरेट एंटिटी। क्यों भाई, क्यों कॉर्पोरेट एंटिटी पे मैंडेटरी है? क्योंकि एमसीए ने सेक्शन 133 के अंदर अनाउंस कर रखा है कि भाई मानना है। और जहां तक सवाल है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पे, अगर वो किसी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस एंटिटी में इन्वॉल्व हैं तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जैसे एस नहीं अवेलेबल है, सॉरी एप्लीकेबल है इफ एंटिटी सोली कैरिंग एक्टिविटी विच आर नॉट ऑफ कमर्शियल और बिजनेस एक्टिविटी। मतलब डोनेशन या उसके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया, उसके लिए हम डोनेशन ले रहे हैं, कहीं बाढ़ आ गई पंजाब में, दिल्ली में हम डोनेशन लेके और पंजाब में बांट रहे हैं, तो उसको एस नहीं है। ठीक है, कैंसर अस्पताल के लिए डोनेशन ले रहे हैं, उसके लिए नहीं है। वेयर इंस्टीट्यूट नॉट रिक्वायर कंप्लायंस विथ एस, जैसे कि पार्टनरशिप। मैंडेटरी का मतलब क्या होगा, वहां मैंडेटरी का मतलब क्या होगा? तो देखिए बोला गया वहां मैंडेटरी का मतलब है बेटा, मेंबर ऑफ सीए इंस्टीट्यूट आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन कंप्लायंस विथ एप्लीकेबल एस और नॉट। मतलब ये सिर्फ मेंबर के ऊपर मैंडेटरी है, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर नहीं है। लेकिन कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर उसका ऑडिट करेगा, एग्जामिन करेगा, तो वो चेक करेगा कि भैया ये एप्लीकेबल है कि मतलब जो आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो एज पर किसका एप्लीकेबल स्टैंडर्ड है या नहीं है, वो ये चेक करेगा। ठीक है बेटा, और इन द इवेंट ऑफ डेविएशन they have the duty to make adequate disclosure in their audit report। और अगर कोई डेविएशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडिक्वेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में कि भैया डेविएशन है। इसका मतलब ये हुआ कि मेंबर्स के ऊपर ड्यूटी है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं है, ताकि यूजर को उस तरह का अगर कोई डेविएशन है तो पता चले। याद रहेगा ये बात। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम उपयोगी है, आगे थोड़ा सा इस्तेमाल है, ध्यान दीजिए। जहां तक सवाल है कॉर्पोरेट एंटिटीज का, तो वहां पे कंपनीज एक्ट में एस सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि एस का मतलब है एस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 के अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज रिकमेंडेड बाय सीए इंस्टीट्यूट इन कंसल्टेंट विथ नफरा। और एस 29 कहता है कि कंपनीज टू प्रेजेंट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विथ एस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 एंड इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट कंप्लाइड देन कंपनी शुड डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फैक्ट ऑफ डेविएशन, द रीजन फॉर डेविएशन एंड द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ डेविएशन। और ये बात ऑडिटर साहब चेक करेंगे कि क्या करा कि नहीं करा।
इसके अलावा डायरेक्टर को भी एक स्टेटमेंट देना है सेक्शन 134 में, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में, टू बी इशूड इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन एनुअल रिपोर्ट दैट द applicable accounting standard has been followed with proper explanation relating to mandatory material और डिपार्चर। मतलब एक तो कंपनी की ड्यूटी डाल दी, ऊपर से डायरेक्टर की ड्यूटी डाल दी अपने रिपोर्ट में, बोलो अभी और रुकिए, फिर ऑडिटर की ड्यूटी भी डाल दी कि ऑडिटर हैज टू गिव हिज ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विथ एस और नॉट, सर्टेन एग्जाम्पशंस आर गिवन टू बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अदरवाइज करना है, और एस हैज टू बी एप्लीकेबल ऑन और मटेरियल आइटम। देखो नॉन मटेरियल तो आप जानते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन मटेरियल आइटम के ऊपर तो ये एप्लीकेबल है। करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जहां तक सवाल है, हमने देखा कॉर्पोरेट एंटिटी में कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारी धरपकड़ है, कंपनी को भी, डायरेक्टर को भी और ऑडिटर को भी इंस्ट्रक्शन है कि भैया देख लो, एस कंप्लाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो बताओ काहे नहीं हो रहा, क्या डेविएशन है। अब इनकम टैक्स में देखते हैं कि देखिए इनकम टैक्स के अंडर इट इज ए मैटर ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। अब इनकम टैक्स तो आप जानते ही है, कॉर्पोरेट मतलब गवर्नमेंट की अपनी फिजिकल पॉलिसी है। तो आज पर सेक्शन 135 सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है 10 इनकम टैक्स कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, जिसको बोलते हैं ICDS, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, वो उनके ऊपर अप्लीकेबल होता है। अब अप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा ICAI ने अनाउंसमेंट किया है, कुछ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस। इसने 4 भागों में बांटा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ठीक है। बिग एंटिटी उनके ऊपर तो देखो सारे है, मतलब लेवल 1 के ऊपर तो सारे हैं, बिग मैंने अपने मन से बोला, लेवल 2 थोड़े मीडियम, लेवल 3 स्मॉल और लेवल 4 माइक्रो। इन पे इंक्रीज लेवल ऑफ एग्जाम्पशन, मतलब इसकी तुलना में यहां थोड़ा कम होगा, इसकी तुलना में यहां थोड़ा कम होगा, और इसकी तुलना में यहां थोड़ा कम होगा, है इनके ऊपर अप्लीकेबिलिटी है, लेकिन धीरे धीरे अप्लीकेबिलिटी डाउन होती जा रही है। अब क्राइटेरिया क्या है लेवल 1 लेवल 2 का, तो देखो लेवल 1 का मतलब है एंटिटीज विद सिक्योरिटीज आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, या तो लिस्टेड हो गई हैं या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। दूसरा बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस कंपनी है। तीसरा जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा हो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, और कंपनी ने बोरो किया हो 50 करोड़ या उससे ज्यादा इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर। होल्डिंग सब्सिडियरी एंटिटी ऑफ एनी ऑफ द एबव एंटिटी, या बैंकिंग के या टर्नओवर जिनका 250 से ज्यादा हो या लोन जिनका 50 करोड़ से ज्यादा हो, उनकी कोई भी होल्डिंग या सब्सिडियरी हो तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये तो था लेवल 1, मतलब ये बड़े कॉर्पोरेट्स की बात है। अब नीचे उतरिए लेवल 2। लेवल 2 में क्या है कि नॉट इन लेवल 1 बट फॉलिंग इन फॉलोइंग कैटेगरी, एंटिटी हैविंग टर्नओवर एक्सीडिंग 50 करोड़ अप टू 250 करोड़, और एंटिटी हैविंग बोरोड, पब्लिक डिपॉजिट भी इसमें शामिल होगा, एक्सीडिंग 10 करोड़। मतलब 50 से 250, 250 से ऊपर वाला तो चला गया वो लेवल 1 में, 10 से 50 इसके ऊपर वाला चला गया उधर, या उनमें से कोई भी सब्सिडरी कंपनी, और इनकॉर्पोरेशन वाला तो ऊपर चला ही गया। लेवल 3 जिसका टर्नओवर 10 से 50 के बीच हो, जिसकी बोरोइंग 2 से ज्यादा हो लेकिन 10 से कम हो, और उनकी होल्डिंग या सब्सिडियरी। और लेवल 4 जो इनमें से कहीं भी कवर ना हो। इस बात को बेटा ऐसे बताते हैं, देखो
आइए बताते हैं हम आपको। देखिए, ये कर लीजिए लेवल। 0 से टर्नओवर की बात करते हैं। 0 से 10, 10 से 50, 50 से 250। देखिए, लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, ये लेवल 3 हो गया और ये लेवल 4 हो गया। लोन की बात कर लीजिए। 0 से 2, 2 से 10 करोड़, 10 से 50 करोड़ और एबव 50 करोड़। यही वाली बात यहां भी है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये मेन कॉन्सेप्ट देखिए ना, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अप्लीकेबिलिटी किस पे होनी चाहिए। जो प्रोफेशनल बंदे को हायर कर सके, कैपेबल हो, तभी तो एज के अनुसार काम होगा। जिसके पास इतना पब्लिक इंटरेस्ट हो या इतना रिसोर्स हो कि जिसकी मिस स्टेटमेंट होने के चांसेज हो, तो इसीलिए ज्यादा कंप्लायंस इसके ऊपर है, उससे कम इसके ऊपर, उससे कम इसके ऊपर और सबसे कम इसके ऊपर। तो ये बात आप बच्चों को ध्यान में देनी चाहिए। चलिए, एडिशनल रिक्वायरमेंट है ऑफ द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। देखिए, स्टेट द फैक्ट दैट इट इज एन MSME एंड इट्स लेवल, जो भी उसका लेवल है, और इट इज कंप्लाइड विथ अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इट इज qualified for exemption in the previous year but it not in the current year, or it has not revised the previous year financial statement। मान लीजिए अब की बार आप एलिजिबल हुए हैं, पिछले साल नहीं थे, तो पिछले साल को बेटा आप नहीं भी रीस्टेट करें तो भी चलेगा। आपको केवल फैक्ट डिस्क्लोज कर देना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट डिस्क्लोज द फैक्ट। ठीक है बेटा। एंटिटी वाज कवर्ड इन ए हायर लेवल सब्सिक्वेंटली, मतलब पहले 1 में थे अब 2 में आ गए, 2 में थे अब 3 में आ गए, 3 में 4 में आ गए, ये आपको बताना है। या आप सीज टू बी कवर हो गए तो एग्जाम्पशन विल बी अवेलेबल ओनली इफ इट सीज टू कवर इन 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर। मतलब अगर आप पहले थे और अब उसमें नहीं है तो फिर वैसे सिचुएशन में आपके ऊपर अभी भी लागू होगा जब तक 2 साल आप एग्जेम्प्टेड नहीं हो जाते। मतलब 2 साल एग्जाम्पशन के बाद होगा तब तो कोई बात है। देखो, जनरली इनसे क्वेश्चन नहीं आता, ये एक हकीकत है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों, अगर किसी भी कारण से, याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट को मजे लेने का मौका आया कि जरा बच्चों से मजे लेते हैं, पता वो क्या करेगा? वो ठीक यही बात करेगा, यही करेगा। तो इसीलिए ऐसी चीजों के लिए आपको तैयार रहना है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ अलग से पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। ये आपके सीए इंस्टीट्यूट के अपने स्टडी मटेरियल से है। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल एंड 2021-22 सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 टाइप्स। एक तो स्मॉल और मीडियम कंपनी है। देखिए, वो क्राइटेरिया किसने किया था? सीए इंस्टीट्यूट ने। ये किसने किया है? गवर्नमेंट ने। स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज whose equity or debt not listed or are not in the process of listing on a stock exchange in India or outside India। ना तो अब लिस्टेड है और ना ही इन द प्रोसेस है, ना ही अब बैंकिंग कंपनी है, और आपका टर्नओवर 250 से ऊपर नहीं है और आपका लोन 50 से ऊपर नहीं है, मतलब अब लेवल 1 में नहीं है, और ना ही आप सब्सिडियरी है सीधी। और दूसरा जो ये नहीं है वो टाइप 2 है। मतलब गवर्नमेंट ने 2 ही चीजें रखी हैं, छोटी और बड़ी। बात खत्म। आपको ये वो रिक्वायरमेंट देनी है कि हम एसएमसी हैं और हमने अप्लीकेबल एज के साथ अप्लाई किया हुआ है। इट इज क्वालिफाइड फॉर एग्जाम्पशन इन प्रीवियस ईयर नॉट इन करंट ईयर, और प्रीवियस ईयर को रिवाइज नहीं किया तो आपको डिस्क्लोज करना है कि हाँ मैंने नहीं किया।
अब हम पिछले साल एसएमसी नहीं थे, अब की बार हो गए, ठीक है। तो shall not be qualified for SMC qualification until company remain SMC for 2 consecutive recurring period। मतलब आप बड़ी कंपनी थे, बड़ी से फिर से छोटी कंपनी हो गए। अखिल, गुड इवनिंग बेटा। तो बड़ी से जब हम छोटी बनेंगे तो तुरंत नहीं बनेंगे, 2 साल का हमारे ऊपर टाइम लगेगा। लगातार 2 साल हम छोटी कंपनी बने रहे तभी हमारे ऊपर नहीं होगा, अदरवाइज हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है कि नहीं। अब बड़ी कंपनी है तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होंगे, लेकिन अगर आप एसएमसी हैं, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज हैं, तो थोड़ा रिलैक्सेशन है गंदे वाले एज में। पढ़ेंगे हम लोग 15, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, लीज, ईपीएस, इंटरिम रिपोर्टिंग और इंपेयरमेंट और प्रोविजंस, इनमें थोड़ा आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो ये अप्लीकेबिलिटी की बात है। ये 4-5 पेजेज आपके पास हैं, इन सबका मेन क्राइटेरिया बेटा, मेन कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। और मेन कॉन्सेप्ट है कि क्या आप छोटी कंपनी है, क्या आप बड़ी कंपनी है, लिस्टेड है। बड़ी कंपनी है, लिस्टेड है, तो आपको निश्चित रूप से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़्यादा रिजिडिटी के अनुसार फॉलो करना चाहिए। और अगर आप छोटी कंपनी है या स्मॉल एंटिटी है तो चलिए कोई नहीं, आपको माफ किया, नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, ठीक बात है। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। देखो बेटा, इसमें मैंने पहले ही कहा था ज्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं है, कभी रेयर कभी कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं और फिर हम लोग आज की बात बढ़िया से शुरू करेंगे, जिसका नंबर है AS1। चलिए मैं दिखा देता हूं। अप्लीकेबिलिटी, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कंपनी है क्लासिफाइड नॉन एसएमसी। कैसे हैं आप नॉन एसएमसी हैं, मतलब बड़ी कंपनी है, ठीक है दोस्त। अब बड़ी कंपनी है बेटा, अरे भाई काहे गायब हो गए, खुल जा। हाँ, आप बड़ी कंपनी है 2021-22 में, अगले साल नेक्स्ट ईयर आप एसएमसी हो गए। अब मैनेजमेंट कह रही है कि हम अपने सारे एग्जाम्पशन को रिवील करेंगे, एवेल करेंगे, क्या ये सही है? एज अकाउंटेंट आप एग्री नहीं हो रहे हैं, बताइए क्यों नहीं एग्री हो रहा है अकाउंटेंट, कारण बताएंगे आप, क्यों आप एग्री नहीं हो रहे, या अकाउंटेंट क्यों राजी नहीं हो रहा? हमने पढ़ा है, रूल ये कहता है कि बड़ी कंपनी से जब आप छोटी कंपनी बनेंगे तो तुरंत आप एग्जेम्प्टेड नहीं होंगे, आप 2 साल उसी तरीके से रहेंगे, ठीक है ना, 2 कॉन्सिक्वेंटिव ईयर, तब जाके आप तीसरे साल में एग्जेम्पशन अवेल कर सकते हैं। अभी तो आपका ये पहला साल है, पहले साल भी रहिए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, या बड़ी हैं तो बड़े ही हैं, दूसरे साल भी रहिए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, बड़े हैं तो बड़े हैं। बेटा जब आप तीसरे साल में आओगे ना, तब छोटे या बड़े का पता चलेगा, उसके पहले पता नहीं चलेगा, उसके पहले हम नहीं कह सकते हैं कि आप छोटे हैं कि बड़े हैं। याद रहेगा बच्चों को? चलिए आगे बढ़िए।
बस यही इसमें क्वेश्चन आता है। एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आप चाहें तो ये देख सकते हैं। टर्नओवर 50 करोड़ है, मतलब 50 से ज्यादा नहीं है। बोरोइंग भी सिर्फ 1 करोड़ है, ज्यादा नहीं है। कुछ एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, ठीक बात है कि नहीं? तो आप एडवाइस कीजिए, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप एसएमसी में हैं और आप रूल नंबर 21 के अंदर एग्जाम्पशन ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप 50 करोड़ से ऊपर नहीं है ना, और आपकी बोरोइंग भी ज़्यादा नहीं है, तो आपको ढेर सारी चीज़ें अप्लीकेबल होंगी, क्योंकि आप स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी के अंदर आते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, 250 से ऊपर जाओगे, 50 करोड़ से ऊपर जाओगे, तब आपसे हम बात करेंगे। तब तक तो आप यहीं हैं, आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। तो इस तरह से ये चैप्टर नंबर 3 छोटा सा टॉपिक था, लेकिन पढ़ना जरूरी था, मैंने पढ़ाया। तो बेटा अभी तक हमने पिछली 3 क्लासेज में, 2 क्लासेज में और आधे क्लास आज मिला के मैंने आपसे चैप्टर 1 एस क्या है ये बात की, फ्रेमवर्क क्या है ये बात की। कुछ फायदा हुआ बच्चों को? कमेंट करके बताइएगा। और अप्लीकेबिलिटी की बात की। मैंने देखा है कि कम से कम 4 नंबर के आसपास थ्योरेटिकल पॉइंट आ जाता है, लेकिन हमेशा नहीं आता, कभी कभी आ जाता है। और कभी कभी 5 नंबर का फ्रेमवर्क से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ देता है, वो वाला कैपिटल मेंटेनेंस वाला या ऐसा। तो एग्जाम में क्यों छोड़ना कोई भी चीज, ठीक बात है कि नहीं? तो आधे घंटे 1 घंटे का टाइम लगा के आप रिवीजन अपना कर लीजिएगा। अब सीरियस काम शुरू करते हैं। हालांकि ये भी तो सीरियस ही था। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 स्टडी मटेरियल की कौन सी चीज को नॉन सीरियस माना जाए? फिर भी आइए बच्चों, हम आपके साथ शुरू करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सफर ज्यादा तो नहीं पढ़ना है, सिर्फ 1 से 27 पढ़ना है, मतलब 27 एस पढ़ना है, 1 से 29, जिसमें 6 और 8 नहीं है। तो मैं इधर उधर की बातें नहीं करके, मैंने पहले ही कहा था, ये बैच पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड है। आपने देखा होगा पिछली 2 क्लासेज में भी पूरी तरह से फोकस हम लोग का एग्जाम पर है। तो इसी दौर को मेंटेन करते हुए प्यारे बच्चों में शुरू कर रहा हूं पहला एस, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा कम अप्लीकेबल है, कम आता है, क्योंकि सिंपल एस है। फाउंडेशन में इसकी पढ़ाई बहुत होती है, बट फिर भी इनफैक्ट मैंने आज ही फाउंडेशन में पढ़ाया है अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन वो फाउंडेशन था, ये इंटर है। तो कोई रिस्क ना लेते हुए बेटा हम आपके साथ शुरू करते हैं एस1। डेली पढ़ते रहिए ना, आप देखिएगा बहुत जल्दी सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा। देखिए देखते देखते 3 चैप्टर खत्म हो गए कि नहीं हो गए, और फास्ट ट्रैक में तो और भी जल्दी होता है बेटा। देखो एस1, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कभी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वाला। पढ़िए, हेडिंग क्या है बेटा? डिस्क्लोजर। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ज्यादा डिस्कशन में ना जाके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें हैं उस पर मैं फोकस करूंगा, ठीक है ना? ज्यादा डिस्कशन चाहिए तो रेगुलर बैच की रिकॉर्डिंग है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई बड़ी फीस नहीं है, अकाउंट की सिर्फ 1100 है। वहां पे आप रेगुलर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन। पढ़िए, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर दोज स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड टू अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स। फाउंडेशन में बड़ा डिटेल में पढ़ाया था मैंने। टू अप्लाई या टू बी अडॉप्टेड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं एग्जांपल देता हूं, हमें इन्वेंट्री कॉस्ट और एनआरबी विच एवर पे वैल्यू करनी चाहिए, ये है पॉलिसी। लेकिन उसके लिए कॉस्ट फीफो भी ले सकते हैं, कॉस्ट एवरेज भी ले सकते हैं, ये है मेथड टू अप्लाई दोज पॉलिसीज। हम कंपैरिजन ओवरऑल भी कर सकते हैं, और हम कंपैरिजन इंडिविजुअल बेसिस पे भी कर सकते हैं, ये है मेथड टू अप्लाई दोज पॉलिसी। तो बेटा दोनों ही चीजें हमें ध्यान देनी है, कोई एक बात ध्यान नहीं देनी। और ये नोट्स कहां मिलेगा बेटा? आज मैंने आपसे बताया था, टॉपर्स एडवांस अकाउंट पूरा लिखिएगा, हैंड रिटेन
पूरा लिखिएगा, नोट्स में जाइए और टेलीग्राम पे जैसे टाइप करेंगे ये पब्लिक चैनल है उसके ऊपर आ जाएगा। बाकी आप इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप जा सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वो कर लीजिए और आधे स्क्रीन पे देखते रहिए। आधा स्क्रीन स्प्लिट करने आता है बच्चों को, यूट्यूब का स्क्रीन स्प्लिट करने आता है मोबाइल में या लैपटॉप में। आधे पे मेरी आवाज सुनिए और आधे पे ये देखते रहिए, पढ़िए। टू अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स एडॉप्टेड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बात फाउंडेशन में पढ़ा, वो रूल्स प्रिंसिपल है, मेथड हैं जिनको हम एप्लीकेशन और प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल यही चीज ये फाउंडेशन में भी है। पता नहीं क्या बात थी, आज ही पढ़ाया था। एरिया डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉलिसी, आप जानते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज आर मैन मेड डिपेंडिंग अपॉन द कस्टम परसेप्शन। जैसे घर में सब्जी बनती है, हमारे घर में आलू गोभी अलग तरीके से बनता है, आपके घर में कुछ और, उनके घर में कुछ और, उनके घर में कुछ और, यूपी में कुछ और, पहाड़ों पे कुछ और, नेपाल में कुछ और, बंगाल में कुछ और। हो सकता है बंगाल में उसमें मच्छी भी डाल दें तो कुछ गलत हो गया, नहीं, वो उनके कल्चर के अनुसार गलत नहीं है। तो चूंकि अकाउंटिंग हर जगह के देश परिवेश, वहां पे होने वाले व्यापार और उसके डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, तो एक ही चीज को कई तरह से करने का तरीका हो गया है, कई तरह से करने का तरीका हो गया है। जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कई मेथड है, कई तो आपने ही पढ़ा होगा, लिफो फीफो एवरेज, इवन एवरेज का भी कई तरीका होता है, मूविंग एवरेज, पीरियोडिक एवरेज, सिंपल एवरेज। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में क्या शामिल करें क्या ना शामिल करें, दो अकाउंटेंट के बीच में दो मत हो सकता है, वेदर इंस्टॉलेशन शुड बी इंक्लूडेड और नॉट, एनुअल रिपेयर शुड बी इंक्लूडेड और नॉट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को किस पे वैल्यू करें, कि कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड करें, डिविडेंड कब माने, इंटरेस्ट कब माने, वगैरह वगैरह। इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल को कितने पर दिखाएं, कब दिखाएं, ना दिखाएं, ये बात भी कहने की है। गवर्नमेंट ग्रांट, कैपिटल माने, रेवेन्यू माने, इनकम माने, एसेट्स में से कम करें, कैसे करें। बोरोइंग पढ़ा नहीं रहा, इन सब पे पढ़ना है। बोरोइंग कॉस्ट की ट्रीटमेंट, कब हम उसे एसेट में शामिल करें, कब प्रॉफिट लॉस में चार्ज करें, शामिल करें तो कितने पे करें। मतलब ये है कि देखो जितनी तरह की परिस्थितियां हैं उनमें अकाउंटेंट अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं, जिसको जैसा समझ में आता है उसके अनुसार बिहेव करते हैं। तो शुरुआत दौर में जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप नहीं हुए थे, इंस्टीट्यूट ने सोचा कि देखो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी अच्छी या बुरी है, लेकिन हम एक रास्ता बता सकते हैं अपने अकाउंटेंट को कि भाई चुनो तो कैसे चुनो। जैसे आपसे कोई कहता है ना कि भाई देखो आप कोर्स चुनो, तो कोर्स चुनते समय आप अपनी इच्छा, आगे होने वाले एम्प्लॉयमेंट, इन सब का ध्यान देते हैं कि नहीं। उसी तरह से यहाँ है कि बेसिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। देखिए एक है बेटा प्रूडेंस, एक है सब्सटेंस और एक है मेटेरियलिटी। सुना बच्चों ने, एक है प्रूडेंस, एक है सब्सटेंस, एक है मेटेरियलिटी। कि देखो पॉलिसी वो चुनो जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन्स को ना माने लेकिन फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम को रिकॉग्नाइज करे, प्रूडेंस। पॉलिसी वो चुनो जो सब्सटेंस यानी कि इंटेंशन ऑफ पार्टी को रिकॉग्नाइज करे, लीगल फॉर्म के ऊपर ज्यादा जोर ना दे, क्योंकि लीगली कुछ दिखता और है और हकीकत में होता कुछ और है। और मेटेरियलिटी, पॉलिसी वो जो सारे मटेरियल आइटम जिससे यूजर का डिसीजन इंपैक्टेड हो सकता है उसको जरूर दिखा दे, चाहे छोटी मोटी बात पे ध्यान दे या ना दे, मेटेरियलिटी पे ध्यान देना जरूरी है। ठीक है बेटा। रूल्स फॉर डिस्क्लोजर, भाई ये क्या है, अब यहां से रियल शुरू हो रहा है। इंस्टीट्यूट ने कहा कि देखो कौन सी पॉलिसी चुननी है, मैं आपको थोड़े नियम बता देता हूं, बाकी चुनने का हक अभी आप ही को है। हम नहीं बताते कि पॉलिसी कौन सी चुननी है और कौन सी नहीं चुननी, हम नहीं बताते, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो भी पॉलिसी आप चुने उसका आपको डिस्क्लोजर करना चाहिए। और उसमें उन्होंने 5 बातें बताई। पहला, डिस्क्लोज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। सुना बच्चों ने, डिस्क्लोज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, पहली बात। दूसरी बात, डिस्क्लोज एट वन प्लेस एज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोज एट वन प्लेस
एज पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरी बात, मतलब अलग अलग नहीं कि यहां दिखा दिया वहां दिखा दिया, एक जगह दिखाना है और वो फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होगा, जनरली नोट्स में दिखाते हैं, ठीक है बेटा। और तीसरी बात, रॉन्ग पॉलिसी का डिस्क्लोजर कर देने से वो रेमेडी या समाधान नहीं है। रॉन्ग पॉलिसी रॉन्ग ही रहेगा, आप डिस्क्लोजर करें चाहे ना करें, वो चीजों का समाधान नहीं है, ठीक है बेटा। और चौथी बात, कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, जैसे कि गोइंग कंसर्न, जैसे कि कंसिस्टेंसी और जैसे कि एक्रूअल। इन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को माना जाता है कि आप फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो किसी तरह के डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है, ये तो सब फॉलो करते हैं भाई। सुबह में लंच, ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, शाम में डिनर, सब करते हैं। तो आप कर रहे हैं तो किसी को मत बताइए मैंने तो आज लंच किया है, मैंने तो आज लंच किया है, ये बताने की जरूरत है? तो मत बताइए कि मैंने गोइंग कंसर्न के अनुसार किया है। हम मान के चल रहे हैं कि आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है, लेकिन अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो इस बात को आप डिस्क्लोज कीजिए और बढ़िया से डिस्क्लोज कीजिए गोइंग कंसर्न नहीं है। ये बात हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, बेसिक फ्रेमवर्क, अगर आपको याद हो तो। अगर आपने पॉलिसी वही फॉलो की है जो पिछले साल की थी, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने वही पॉलिसी फॉलो की है जो पिछले साल की थी। हम मान रहे हैं यार, लेकिन पिछले साल था फीफो, अब की बार है वेटेड, तो ये बताने की जरूरत है कि भाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कंसिस्टेंसी नहीं है, हमने पॉलिसी चेंज किया है। और अगर एक्रूवल आपने किसी इनकम एक्सपेंस में लिया है तो नो नीड टू से कि ये इनकम एक्सपेंस एक्रूवल बेसिस पे है, लेकिन नहीं लिया है तो यस यू हैव टू डिस्क्लोज कि फलानी इनकम या फलाना एक्सपेंस हमने एक्रूवल बेसिस पे नहीं बल्कि कैश बेसिस पे लिया है, और उसका ये कारण है, इसके चलते हमने इसे कैश बेसिस पे लिया है, ठीक। और पांचवी बात बेटा, S1 इज फिनिश्ड, इसमें और कुछ है ही नहीं, S1 खत्म, ठीक है। बस साथ लगे रहिए बेटा, साथ लगे रहेंगे तो टीचर का भी मन लगेगा, है ना। तो डेली बेसिस पे आप 1 घंटे निकालिए, आपकी बड़ी बिजी जिंदगी है, पूरे देश का भार आपके ऊपर है, पूरे मोहल्ले का भार आपके ऊपर है ना। पढ़ाई के लिए कहाँ समय मिलता है आपके पास, जमाना देखना है, पूरे नेपाल की राजनीति आपको देखनी है कि नहीं। बांग्लादेश आपको संभालना है, इसीलिए समय नहीं मिलता ना, क्या करें सर। तो भैया उसी में से 1 घंटा समय 3 से 4 निकाल के और रोज बेसिस पे लगिए, गारंटी देते हैं। जनवरी अटेम्प्ट, बाकी पेपर का मुझे पता नहीं, लेकिन अकाउंट और कॉस्ट में बेटा चमत्कार होगा। और आप जानते हैं ना, अगर 2 पेपर में अकाउंट कॉस्ट, अगर 2 पेपर में बेटा बढ़िया नंबर आ जाए 70-70 तो ग्रुप निकल गया ना। बाकी 4 पेपर में क्या 160 भी नहीं लाओगे, वो तो लाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए एकदम नियम से, अब सूरज पश्चिम से निकले, पूरब से निकले, मुझे पता नहीं, उत्तर से भी निकले, लेकिन आपने 3 बजे एकदम आना ही आना है। और किसी कारण से बेटा छूट जाए तो कोई बात नहीं, वैसे तो छूटना नहीं चाहिए, शाम में या सुबह में कभी भी 1 घंटा आप देख लीजिएगा। इससे क्या है कि आपका एकदम रूटीन बना रहेगा और आगे की तरफ आप बढ़ते रहेंगे। चलिए चेंजेज इन पॉलिसी देखते हैं, ये S5 में फिर दोबारा है, लेकिन यहां पढ़ लीजिए कि जब भी कोई पॉलिसी में चेंज हुआ तो एस कहता है 4 बातों के अलावा, कहता है कि भाई देखो डिस्क्लोज करो इस फैक्ट को कि हाँ मैंने चेंज किया है, मैंने फीफो से एवरेज, मैंने एक्स पॉलिसी से वाई पॉलिसी फॉलो की है, कंपनी है चेंज। कहां डिस्क्लोज करना है? इन द नोट्स। और इंपैक्ट भी बताओ कि मैंने जो चेंज किया है उसके चलते मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है ना, मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट जो है ना, वो इतने से बढ़ा है चाहे इतने से घटा। आपको पता है पॉलिसी चेंज करने से इनकम एक्सपेंस या एसेट लायबिलिटी की वैल्यूएशन में चेंज आएगा, तो आपको वो बात बतानी है। और अगर इंपैक्ट एसर्टेन नहीं हो सकता क्योंकि चीज बहुत कॉम्प्लेक्स है, नई वाली पॉलिसी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इस साल हमने बड़ी मुश्किल से लागू किया है, हम पुराने साल में जाके नहीं देख सकते, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप ये बात बता दीजिए। मतलब इम्प्रैक्टिकल है कि पिछले साल वाली पॉलिसी का क्या असर होता, इस साल वाली पॉलिसी है क्या असर है, हम इम्पैक्ट नहीं बता पा रहे हैं।
कोई बात नहीं, आप ये फैक्ट बता दीजिए कि हम ये इम्पैक्ट नहीं बता पा रहे हैं ड्यू टू इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। ठीक है ना, ये कारण आप बता दीजिए। बस ये 5 बातें आप अगर कर देंगे, डिस्क्लोज फिर से दोहरा देता हूं बेटा। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एट वन प्लेस एज पार्ट, गलत को कह देने से, दिखा देने से सही नहीं होगा। और 3 फंडामेंटल एजम्पशन है, उनको फॉलो करना है, कोई बात नहीं, नहीं करना है तो डिस्क्लोज कीजिए। और चेंज इन पॉलिसी आपके सामने है 1 2 3। ठीक है बेटा। अब इसमें एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बस एग्जाम में इसमें यही आता है कि आप बताइए कि पॉलिसी चेंज होने से क्या फर्क पड़ा है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आता हूं। क्वेश्चन नंबर है बेटा 7.2। स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, पढ़ोगे? लो, ये है आपका एस। बहुत जल्दी बेटा सिलेबस खत्म होगा, आप देखना, फटाफट हम लोग चलेंगे और टाइम नहीं लगेगा। एक पल यही देख लो, एग्जाम क्वेश्चन है दिसंबर 21 का। डेली क्लास में ना बेटा बड़ी ताकत होती है। कोई भी काम आप डेली करेंगे तो अब देखना है 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर कितना काम हो जाता है। इसीलिए लगे रहिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप काम एकदम हैंड होल्ड करके अकाउंट का बेड़ा पार कराएंगे। और अकाउंट का बेड़ा पार बढ़िया से तो ग्रुप 1 कोई नहीं रोक सकता, कॉस्टिंग का पार, ओपनिंग बैटिंग है ना बेटा, तो ग्रुप 2 कोई नहीं रोक सकता। पढ़िए, ये दिसंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है क्लोजिंग स्टॉक इतना है फीफो बेसिस पे। अब कंपनी फीफो से वेटेड एवरेज में जा रही है। ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज क्लोजिंग स्टॉक इतना हो गया, रिलाइजेबल वैल्यू इतना है, तो रिलाइजेबल वैल्यू तो ज्यादा है, वो छोड़िए। आपको डिस्क्लोजर की बात करनी है, तो देखिए इसमें 2 डिस्क्लोजर होगा, तीसरा तो आएगा नहीं। पहला कि मैंने चेंज किया, हाँ मैंने पॉलिसी चेंज की। कैसे करेंगे? कंपनी वैल्यूड इन्वेंट्री, ये भी छोड़ो, यहां से कंपनी चेंज वेटेड एवरेज मेथड which will reflect better comparison consumption pattern for ascertaining inventory cost in earlier। एक तो पहले ये बताना है कि मैंने पॉलिसी चेंज किया, और अब कारण बताना चाहते हैं तो कारण भी बता दीजिए। दूसरा, 124 की बजाय 115 आपने कर लिया, 9000 इन्वेंट्री की वैल्यू डाउन हुई क्लोजिंग स्टॉक की, सीओजीएस 9000 बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट 9000 डिप करेगा। तो आपको ये बात बतानी है कि चेंज इन पॉलिसी करने से करेंट ईयर प्रॉफिट भी और इन्वेंट्री भी, बैलेंस शीट 9000 से कम हो गया है। सुना बच्चों ने, क्या हो गया है? कम, 9000 से कम हो गया है। ये बात बच्चे याद रखेंगे? पॉसिबल है बेटा? तो इसी तरह का नोट्स आपको देना है। पहला फैक्ट बताना है और दूसरा उसके चलते जो असर पड़ा है वो बताना है। स्टडी मटेरियल क्वेश्चन 1 भी बिल्कुल यही था। एक और कराएं बेटा? चलो एक और करा देते हैं। बाकी और क्वेश्चन है, वो जो रेगुलर क्लास है उसमें तो खैर बहुत सारा कराया जाता है। यहां पे देख लीजिए बेटा, accountant charge the probable loss of losing a suit and also disclose the same fact in financial statement. The probability of suit is 25%. तो ये थोड़ा एस 21 से संबंधित है। 25% मतलब अभी प्रोबेबल है, एस 29 यही कहता है। तो
तो इसको चार्ज के रूप में ना दिखा के अगर हम डिस्क्लोज कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक बात है कि नहीं? प्रोविजन तो ना बनाए, लेकिन इट शुड बी डिस्क्लोज एज ए कंटिजेंट लायबिलिटी तो ज़्यादा बेटर होगा। एस 29 की जानकारी चाहिए वो तो आपको है ही, कहने की क्या ज़रूरत है। कैपिटलाइज ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब सारे रिपेयर मेंटेनेंस को कैपिटलाइज कर दिया और डिस्क्लोज कर दिया, और हम बोल रहे हैं कि हमने तो सही किया। पढ़ा था ना, रॉन्ग पॉलिसी का डिस्क्लोजर कर देने से वो करेक्ट पॉलिसी नहीं हो जाती। गलत तो गलत ही रहेगा, चाहे दिखा भी दो। तो हम बोलेंगे कि भाई एज पर एस 1 अगर हमने पॉलिसी गलत फॉलो कर दी है, रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया है, तो ये बहुत सही बात नहीं है। ठीक है कि नहीं? डिस्क्लोजर कैन नॉट करेक्ट ए रॉन्ग ट्रीटमेंट। इसलिए हमारे अकाउंटेंट साहब का जो कंटेंशन है वो रॉन्ग है। हमने शुरू से एक्रूअल बेसिस पे करा है। चीफ अकाउंटेंट कह रहे हैं कि तो बहुत अच्छी बात है, ये हमें दिखाना चाहिए। क्या ओपिनियन है आपका? अच्छी बात तो है, लेकिन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, हर आदमी जानता है कि ऐसा होता है, तो इसको दिखाने की जरूरत कम से कम नहीं है। नो नीड टू डिस्क्लोज, है कि नहीं? हाँ, अगर ना की होती एक्रूअल तो डिस्क्लोज करने की जरूरत है। और लास्ट पॉइंट कि आफ्टर सेल सर्विस है इतना, नाउ एब्जॉर्ब दैट एनुअल सेल आर मच लेस कंपेयर टू प्रोविजन ड्यू टू बेटर। नाउ बोर्ड डिसाइडेड कि हम एज एंड वेन करेंगे। तो देखो ये भी एक पॉलिसी है। ठीक बात है कि नहीं? तो ये आपको यहां पे बताना पड़ेगा कि हमने चेंज किया है, हमने प्रोविजन बनाना डिसकंटिन्यू कर दिया है। ये बात हमें यहां पे दिखाना चाहिए, और इसके चलते हमारा प्रॉफिट जो है उसका असर पड़ेगा। प्रोविजन नहीं बनाओगे तो असर तो पड़ेगा ना बेटा, तो हमारे प्रॉफिट पे असर पड़ेगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों मेरी तरफ से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो मैंने अभी तक आपके साथ 3 चैप्टर और एक केस कवर कर लिया। अब आपसे आज विदा होने का टाइम है अकाउंट में, लेकिन सही में तो नहीं। क्यों भाई? क्योंकि 4 बजे 3 से 4 तो अकाउंट की क्लास है, और थोड़ा सा चाय चुई पी लीजिए आप भी। हम आपके साथ फिर आते हैं और पढ़ेंगे कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग में आज एक नया टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है बैच कॉस्टिंग। याद रहेगा बच्चों को? वी से इट बैच कॉस्टिंग। और कल यहां पे एक नया एज शुरू होगा जिसका नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं 4:30 बजे कॉस्टिंग में। धन्यवाद।